गुड मॉर्निंग। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन ऐसे 570। चलिए अपन अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? टीबीआर वाला, नया वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टीबीआर लिमिटेड हैज प्लान ऑफ इट्स बिजनेस being closed due to huge loss incurred due to the recent outbreak of global pandemic within a short period from the close of accounting year ended 31st March 2023। कंपनी बिजनेस बंद करने का सोच रही है। उसका डेफिनेट प्लान है कि वो अब बंद करने का ही सोच रही है। The financial statement for the said year have been prepared on the same basis as in the earlier period, with an additional note that the business of the company shall cease in the near future and the assets shall be disposed of in accordance with the plan of disposal as decided by the management. Statutory audit of the company indicated this aspect in key audit matter only by reference as to possible cessation of business and making of adjustment, if any, to be made at the time of cessation only. Comment on the reporting by statutory auditor as above. Okay. एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो पॉज करिए और फिर से रीड करिए। तब तक मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला तो कंपनी क्या कर रही है, उसके पास डेफिनेट प्लान है कि वो क्या कर रही है, अब अपना बिजनेस बंद कर रही है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। साथ में इसने क्या बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे अर्लियर पीरियड में बने थे वैसे ही कंपनी क्या कर रही है, इस बार भी बना रही है। यहाँ पे हमारी जो इंस्टीट्यूट थी उसने एक एजम्पशन लिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले भी गोइंग कंसर्न पे नहीं थे और अभी भी वो क्या कर रही है, गोइंग कंसर्न पे नहीं बना रही है। क्यों? क्योंकि उनका डेफिनेट प्लान है कि क्या कर रहे हैं, बिजनेस बंद करने वाले हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न पे नहीं बना रहे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक एजम्पशन लिया था कि पिछले साल भी एंटिटी ने लिक्विडेशन बेसिस पे अपने क्या क्या थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए थे। बराबर। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आंसर इस एजम्पशन के कारण आंसर बहुत चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए, अगर इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट एजम्पशन लेती कि पहले गोइंग कंसर्न बेसिस पे था और अभी भी अगर गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाती थी, राइट, तो फिर ये क्या हो जाता, इनएप्रोप्रिएट हो जाता। जबकि आप जैसे कि अब आपकी एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है और फिर भी अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाते, तो उस केस में आपको ओपिनियन क्या होता, मॉडिफाई हो जाता। आपको ओपिनियन क्या हो जाता, मॉडिफाई हो जाता। वो एक अलग केस था। पर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एजम्पशन क्या लिया कि पहले भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस पे थे और आज भी कंपनी क्या कर रही है, लिक्विडेशन बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रही है। साथ में क्या बोल रही है क्वेश्चन कि जो कंपनी है वो क्या कर रही है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रही है। कंपनी क्या कर रही है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमारा बिजनेस क्या है, बंद होने वाला है, राइट। हम एसेट को कैसे डिस्पोज करेंगे, लाइबिलिटी को कैसे रियलाइज करेंगे, सब कुछ उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे ऑडिटर क्या कर रहे हैं, की ऑडिट मैटर में उसका क्या कर रहे हैं, एक मेयर रेफरेंस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंपल सा रेफरेंस दे रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ये सही है, क्या ये सही है? तो ऑफ कोर्स ये सही नहीं है। ऑडिटर की ऑडिट मैटर में उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देगा। ऑडिटर क्या करेगा, की ऑडिट मैटर में उसके रिगार्डिंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देगा कि वो की ऑडिट मैटर क्यों था, राइट। उसका अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट दिया हुआ है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसका भी रेफरेंस देगा। साथ में ऑडिटर ने उसको अपनी ऑडिट करते उसको किस तरीके से एड्रेस किया, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी डील करेगा, राइट। ऑडिटर उसको वहां पे भी रिपोर्ट करेगा। तो सिंपल एक रेफरेंस देना एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट नहीं है, ऑडिटर को उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन वहां पे देनी चाहिए थी, राइट। तो आंसर बड़ा सिंपल है। आपको एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझने की जरूरत है, राइट। और ध्यान रखना, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर लिक्विडेशन बेसिस पे बन रहे हैं तो गोइंग कंसर्न पैरा वहां पे नहीं आएगा, राइट। अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा गोइंग कंसर्न पैरा भी तो इसके रिगार्डिंग बात करता है, तो वहां पे गोइंग कंसर्न पैरा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बार आपको इसका कंक्लूजन बता देता हूँ। देखिए, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद एस ए 570 एज स्टेटेड अबव। सिंपल रेफरेंस एज टू पॉसिबल सिजेशन ऑफ बिजनेस एंड मेकिंग ऑफ एडजस्टमेंट इफ एनी he made at the time of suggestion only by auditor in his report is not a sufficient। एक मेयर रिप्रेजेंटेशन देना, एक मेयर रेफरेंस देना, ध्यान रखना वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट नहीं है, आपको उसका कंप्लीट डिटेल वहां पे देनी पड़ेगी। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या एजम्पशन लिया था, इट इज एज्यूम्ड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड एज वेल एज ऑफ द अर्लियर पीरियड आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। मतलब लिक्विडेशन बेसिस पे कंपनी क्या कर रही है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रही है। इसलिए हमारे क्या है, हमारा ओपिनियन इस कारण हमारा मॉडिफाई नहीं हुआ है। अगर आपका एजम्पशन होता कि पहले गोइंग कंसर्न पे था और आज भी गोइंग कंसर्न है, तो ध्यान रखना वहां पे हमारा ओपिनियन क्या होता, मॉडिफाई हो जाता, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक कंपनी है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में काम करती है बाय एयर, राइट, मतलब एयरप्लेन चलाने का काम है, वो कंटिन्यूसली क्या है, लॉस में, ड्यू टू कंपटीशन, और उसके खुद के एयरक्राफ्ट क्या हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसके खुद के एयरक्राफ्ट में, इसलिए वो क्या कर रही है, कंटिन्यूसली लॉस में चल रही है। एक सेकेंड गाइज, अब क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज करने की बातें चल रही है। अब मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अपना प्रोसेस कर रहा है, वो देख रहा है कि अब उसकी है ना जो कंपनी है वो फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकती है नहीं कर सकती है, क्या उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए उसने क्या किया, उसके लिए कमेटी वगैरह भी बनाई है, राइट। अभी क्या बोल रहा है, टिल द स्टडी इज कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट द इश्यू इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी एज टू इट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस एंड इट इन्फॉर्म द ऑडिटर दैट द फैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी clamping on the going concern would suitably be disclosed in notes to the accounts, state the reporting requirement if any in the independent auditor's report in respect to this matter. Okay. मतलब क्वेश्चन अपन को क्लियरली बता रहा है कि क्या है मटेरियल अनसर्टेनिटी, क्या बता रहा है मटेरियल अनसर्टेनिटी, साथ में मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, जो भी एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना चाहिए हम वो भी सारा क्या करें, एडिक्वेट डिस्क्लोजर देंगे, मतलब जो ऑडिटर बोलेगा कि आपको डिस्क्लोजर देने चाहिए हम वो सारे डिस्क्लोजर देंगे। अगर वो मैनेजमेंट कंप्लीट डिस्क्लोजर देती है इसके रिगार्डिंग, तो उस केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ध्यान रखना, एक तो ऑडिटर यहाँ पे अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करेगा, दूसरा गोइंग कंसर्न पैरा में क्या करेगा, बताएगा मटेरियल अनसर्टेनिटी, क्या बताएगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, बराबर। एक तो साथ में ऑडिटर क्या करेगा, नोट का रेफरेंस देगा, और साथ में ऑडिटर क्लियरली बताएगा कि इस इवेंट के रिगार्डिंग क्या है, कारण क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, राइट। ध्यान रखना यहाँ पे ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा एडिक्वेट डिस्क्लोजर है या नहीं है, राइट। पहला तो प्रिंसिपल इवेंट के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर होना चाहिए, और फिर दूसरा क्लियरली बताना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर होता है तो ऑडिटर क्या करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक पैरा एंटर करेगा, क्या, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। वहां पे ऑडिटर क्या करेगा, जो नोट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक तो उसका है ना रेफरेंस देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस पर्टिकुलर मैटर को वहां पे डिस्क्लोज किया गया है, और साथ में ऑडिटर क्लियरली बताएगा कि यहाँ पे क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, राइट। और ऑडिटर ध्यान रखना इस केस में क्या करेगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए, एक कोई एमजेडी लिमिटेड है जो एक्सपोर्ट के है ना बिजनेस में, कैसे, रेडीमेड गारमेंट्स। अब ये क्या बता रहा है, कंपनी हैज लॉस्ट ओवरसीज बाय टू एशियन कंपटीटर विद लोअर रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। तो ठीक है, कंपनी का एक तो एक्सपोर्ट का बिजनेस कम हो रहा है, और ये कंपनी को मेजर लॉस हो रहा है, कंटिन्यूस पहले भी हो रहा था और इस साल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और दूसरा ये क्या बता रहा है, जो यूएस में जो इकोनॉमिक रिसेशन है इसके कारण कंपनी का ओवरसीज पेमेंट में भी क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण कंपनी अपना रीपेमेंट भी सही टाइमली नहीं कर पा रही है। साथ में कंपनी अपने क्रेडिटर को भी टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रही है, साथ में जो स्टैच्यूटरी ड्यूज है कंपनी उसका भी पेमेंट टाइमली नहीं कर पा रही है, कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को भी क्या कर रही है, ले ऑफ कर रही है। तो इतने सारे एडवर्स फीचर्स है, और इसके कारण अब क्या लग रहा है, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। देखिए इतने सारे फैक्टर्स आ गए, राइट, तो इसके कारण हमको क्या लग रहा है, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है। अब देखिए क्या हुआ है, कंसिडरिंग ऑल दिस सर्कमस्टेंस सीएपी doubts the company's ability to continue as a going concern while conducting the statutory audit of the for the year 22-23. He is studying management assessment of the company's ability to continue as a going concern by studying projected profitability statement for the next 2 years containing turnover, expense, profit estimate. Comment on the above situation with the specific reference to audit procedure being performed by CFP in context of relevant standards on auditing. तो मैंने आपको क्या बोला था, जब ऐसे इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो हम क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं गोइंग कंसर्न अब एप्रोप्रिएट है या नहीं है, साथ में हम देखते हैं कि ओके गोइंग कंसर्न पे तो अभी क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है, बराबर। उसमें हम क्या करते थे, साथ में मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी देखते थे, पर्टिकुलर हम उसमें क्या देखते थे, मैनेजमेंट के रेस्पॉन्स देखते थे, हम क्या देखते थे, मैनेजमेंट के रेस्पॉन्स।
उसमें स्टैंडर्ड किस पे एम्फेसाइज करता था, आपको पर्टिकुलर जो कैश फ्लो फोरकास्ट है, किस पे, कैश फ्लो फोरकास्ट की बात हो रही थी, आपको पर्टिकुलर आपको उसको डिटेल में चेक करना चाहिए। और यहाँ पे हमारे ऑडिटर क्या कर रहे हैं, उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रोजेक्शन है, जो उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो प्रोजेक्शन है, वो उसको रिव्यू कर रहा है। जो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन है वो इसको है ना रिव्यू कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ऐसे 570 आपको क्या बोलता है, आपको कैश फ्लो फोरकास्ट को आपको क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए था, राइट। साथ में आपको उसमें जो डेटा यूज हो रहा है आप उसको चेक करोगे, आप वहाँ पे जो एजम्पशंस वगैरह ले रहे हो आप उसको चेक क्या क्या वो रीजनेबल है। साथ में एजम्पशंस के रिलेटेड जो मैनेजमेंट का जो इंटेंट है आप उसको भी क्या करोगे, कोरिलेट करोगे, बराबर। तो यहाँ पे आपको कैश फ्लो फोरकास्ट को डिटेल में देखना चाहिए था। आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पे आप क्या कर सकते हो, आप अनसर्टेनिटी को है ना मेजर नहीं कर पाओगे, बराबर। देखिए क्या बोलता है, however as required by SA 570, auditors procedure should focus on cash flow forecast and not on the future profit projections। आपको projections से नहीं, आपको cash flow forecast पे आपके प्रोसीजर होने चाहिए थे। It is quite possible that a company may continue to carry on as a going concern so long as it can meet its liability। बराबर। देखिए बहुत सारे एडवर्स कंडीशंस है, पर इट स्टिल देयर इज अ चांस दैट कंपनी कैन रन द बिजनेस। मतलब यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है, राइट। यहाँ पे क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है। Therefore, analyzing the projected profitability statement alone is insufficient to support the conclusion on the going concern assumption followed by the company। सिर्फ आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रोजेक्शन है उसको रिव्यू करने के बेसिस पे आप नहीं देख सकते कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं, या फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर आप उसके रिगार्डिंग आप कोई भी कंक्लूजन फ्रेम नहीं कर पाओगे प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन के बेसिस पे। Therefore, the auditor should require management to prepare a cash flow forecast in the given circumstances। The auditor should then analyze the cash flow forecast in the evaluation of the management future plan of action। It includes evaluating the reliability of underlying data generated to prepare the forecast, determining whether there is adequate support for the assumption underlying the forecast, right। साथ में इसमें जो भी आपने जो क्वेश्चन में जो फैक्टर्स दिए हुए थे आप क्या करोगे, उन सबको भी कंसीडर करोगे। जैसे कि देखिए पेमेंट है ना थोड़ा सा मुश्किल से आ रहा है, तो आप उस फैक्टर को भी कंसीडर करोगे। साथ में आप कहाँ-कहाँ से आपको नया फाइनेंसिंग मिल सकता है, आप उसको भी कंसीडर करोगे। आपकी जो इंडिया में जो सेल्स है आप क्या कर सकते हो, उससे जो कैश जनरेट होता है आप उसके उनको भी कंसीडर करोगे, राइट। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नंदिनी लिमिटेड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी having its factory located at a Kanavali village for the year 22-23 appointed Vasu and company as the statutory auditors। जब ऑडिट कर रहे थे तब हमारे जो वासु है ऑडिटर, उसको पता चला कि नंदिनी लिमिटेड पे एक नोटिस आया है फ्रॉम द एनसीएलटी, सॉरी जो भी कोई ट्रिब्यूनल है वहां से नोटिस वगैरह आया है। क्यों आया है, क्योंकि कंपनी ने कोई है ना लॉ है इन रिलेशन टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका वायलेशन किया है, एनवायरमेंटल लॉ का वायलेशन किया है, इसलिए क्या आया है, उस पर कोई नोटिस वगैरह आया है। तो कंपनी ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो क्या थे उस लॉ के वायलेशन थे। और इसलिए क्या हुआ, द बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म बाय द रीजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द नेशनल गिल्ड ट्रिब्यूनल इट वाज आइडेंटिफाइड दैट द प्रैक्टिसेस वर कैरिड आउट सिंस 2009। बहुत सालों से क्या कर रही है कंपनी, उस लॉ का वायलेशन कर रही है। और पेनल्टी कितनी है, 700 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, जो उसके टर्नओवर का अराउंड, जो उसके टर्नओवर का अराउंड 6 टाइम है और उसके प्रॉफिट के अराउंड 15 टाइम्स है, राइट। Upon inquiry, it was identified that the Nani Limited had disclosed this matter in the financial statement by a footnote, the extract of which is provided below। Okay. अब यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी है। अगर मान लीजिए अगर वो उसका डिसीजन कंपनी के फेवर में नहीं आता तो कंपनी क्या हो सकती है, बंद हो सकती है, राइट। तो ये जो कंपनी के अगेंस्ट जो डिसीजन है ये क्या है, एक अनसर्टेनिटी है, राइट। जब अनसर्टेनिटी होती है तो क्या है, मैनेजमेंट को उसका एडिक्वेटेड डिस्क्लोजर देना चाहिए था। पहले तो इवेंट को बताना चाहिए था, दूसरा बताना चाहिए था कि वहाँ पे क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे देखिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कंपनी क्या डिस्क्लोजर दे रही है, द कंपनी हैज रिसीव्ड अ सो कॉल्ड नोटिस
from tribunal for some potential violation of environmental law, and company's legal department has assessed and found that the judgment would be in the favor of company. Accordingly, no provision has been created for such a notice. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एडवर्स ओपिनियन जाएगा. क्या जाएगा, हमारा एडवर्स ओपिनियन जाएगा. क्यों? क्योंकि पहला तो कंपनी ने कुछ भी प्रोविजन नहीं बनाया है, दूसरा तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर भी नहीं है, और इवेंट इतना बड़ा है कि अगर वो हमारे अगेंस्ट में जाता है तो कंपनी बंद हो सकती है, राइट. उसका इवेंट इतना इफेक्ट इतना ज्यादा है, इसलिए ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन देगा. देखिए, तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू एन एडवर्स ओपिनियन एज पर एसए 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. साथ में हम क्या करेंगे, जो गोइंग क्वेश्चन पैरा है, राइट, जहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी को बताते हैं, हम क्या करेंगे वहाँ पे भी उसको है ना अगेन रिपोर्ट करेंगे, बराबर. और साथ में ध्यान रखना, हमारा जो सेक्शन 143 है, क्लॉज जे ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, जो पेंडिंग लिटिगेशन वगैरह की बात करता है, राइट, हम क्या करेंगे, इस मैटर को वहाँ पे भी रिपोर्ट करेंगे, बराबर. तो ध्यान रखना, इस पे ऐसे 250 भी लग जाएगा, ध्यान रखना इस पे ऐसे 250 भी लगना चाहिए. यस, देखिए इस पे ऐसे 250 भी लगेगा, बराबर. तो देखिए उसमें ऐसे 250 क्या बोलता था, तो ऑडिटर सेल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर टू हेल्प आइडेंटिफाई इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद other laws and regulation that may have a material effect on the financial statement. Inquiry of management and, where appropriate, inquiry of TCW as to whether the entity is in compliance with such laws and regulation, and inspecting correspondence, if any, with the relevant licensing or regulatory authorities. Right? ये देखिए यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, देखिए एज पर सेक्शन 143(3) क्लॉज जे रेड विद रूल 11, the auditor is required to report whether the company has disclosed the impact, if any, of pending litigation on its financial position in its financial statement, right. तो कंपनी ने जो डिस्क्लोजर दिया था वो बहुत ही है ना बकवास लेवल का था, तो ना ही कंपनी ने उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया, राइट. तो इसके लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से कंप्लाई करना पड़ेगा. ऑडिटर एक तो एज पर ऐसे 570 रिपोर्ट करेगा, दूसरा ऑडिटर क्या करेगा, एज पर ऐसे 705 अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा, दूसरा जो कंपनी लॉ बोलती है दैट इज रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 143, वहाँ पे भी ऑडिटर क्या करेगा, उसको रिपोर्ट करेगा, राइट. और साथ में ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे 250 से भी क्या करेगा, कंप्लाई करेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. देखिए, AQP Limited is one of the prominent player in the chemical industry. Company is a public company domiciled in India and listed on BSE NSE. The company was facing extreme liquidity constraint, and there were multiple indicators that casted doubt over the company's ability to continue as a going concern. The company was led into insolvency proceedings by a consortium of banks led by PNB, and the NCLT ordered the commencement of a corporate insolvency process against the company on 31st August 2022. The company invited prospective lender, investor, and others to submit their resolution plan to the resolution professional, and later by 1st of January, the RP reviewed the resolution plan and ensured conformity with the IBC Code 2016. The complaint plans was presented to Committee of Creditors. On 2nd February 2023, the resolution plan submitted by PQR was evaluated highest evaluated compliant resolution plan. COC of AQP Limited approved the resolution plan submitted by PQR Limited on 2nd March 2023. The approval of NCLT was finally obtained on 4th May 2023. देखिए क्या हुआ है, रिजोल्यूशन प्लान बनाया था और वो अप्रूव भी हो गया. देखिए ऊपर सारी जो रामायण थी वो सिर्फ एक आईबीसी की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसकी थोड़ी बहुत है ना अपन को डिटेल दी थी, और लास्ट में उसका जो मेन स्टेप होता है दैट इज द रिजोल्यूशन प्लान. अगर रिजोल्यूशन प्लान फेल हो जाता है तो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, राइट. कंपनी को सारी अपनी एसेट वगैरह सब सेल आउट करनी होती है, और अगर रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है तो मतलब कंपनी क्या है, अब गोइंग कंसर्न है, मतलब सबके बीच में किसी तरीके का म्यूचुअल एग्रीमेंट वगैरह हो गया है और कंपनी क्या है, गोइंग कंसर्न है, कंपनी में किसी तरीके का थ्रेट नहीं है अगर रिजोल्यूशन प्लान क्या हो जाता है, अप्रूव हो जाता है. और हमारे इस केस में क्या हुआ, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग मिटिगेटिंग फैक्टर्स है कि यहाँ पे कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, बराबर.
तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, जब ऐसी कोई इवेंट या कंडीशन आती है तो हम देखते हैं क्या गोइंग कंडीशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है, साथ में वहाँ पे कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी वगैरह तो नहीं है। हम इसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वगैरह लेते हैं और साथ में हम क्या करते हैं वहाँ पे मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी देखते हैं इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट वेदर द मटेरियल अनसर्टेनिटी इज देयर और नॉट। अब इस केस में क्या है, एज रिड्यूसेशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड देयरफॉर देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग दिस। अब यहाँ पे ऑडिटर देखेगा क्या फेयर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या एंटिटी को वहाँ पे कोई डिस्क्लोजर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर देना चाहिए तो ऑडिटर चेक करे उसने दिया या नहीं दिया, दिया तो वहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, बराबर। तो ये बोल रहे हैं अगर पहले कोई ऐसे इवेंट्स आइडेंटिफाई होते हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में हमको जो पांच जो है ना स्टेप दिए थे ऑडिटर क्या करेगा, उनको है ना परफॉर्म करेगा। पहले तो है ना मैनेजमेंट को पूछेगा कि आपने अपना जो प्रोसीजर था क्या वो परफॉर्म किया, नहीं किया तो ऑडिटर बोलेगा कि आप क्या करिए, अपने गोइंग कंसर्न से रिलेटेड जो प्रोसीजर आप क्या करिए परफॉर्म करिए। अगर उन्होंने परफॉर्म किया है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा। साथ में ऑडिटर क्या बोलेगा, उनको बोलेगा कैश फ्लो फोरकास्ट वगैरह है ना प्रिपेयर करिए। साथ में ऑडिटर देखिएगा कोई है ना नए एविडेंस वगैरह तो है ना नहीं आए सामने। लास्ट में ऑडिटर क्या करेगा, उनसे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेगा, राइट, इन सब के रिगार्डिंग। एक तो आपको ये वाला आंसर देना है, राइट, एक तो आपको क्या करना है, ये वाला आंसर देना है और एक आपको क्या करना है, देखिए ऑडिटर सेल इवैल्यूएट whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained regarding and shall conclude on the appropriateness of management use of going concern basis for accounting in the preparation of financial statement। तो सबसे पहले तो देखेंगे क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं। फिर दूसरा देखेंगे ओके गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है, बराबर, अभी तो है ना कंपनी मान ली अपनी लायबिलिटी को अगर मीट कर सकती है, अभी तो कंपनी क्या है गोइंग कंसर्न है, पर क्या वहाँ पे कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी वगैरह तो नहीं है, राइट, वहाँ पे कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी वगैरह तो नहीं है। हाँ, दूसरा हमारे केस में ध्यान रखना, हमारे केस में क्या थी, कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं थी, क्यों, क्योंकि है ना रिजोल्यूशन प्लान क्या था, अप्रूवल हो गया था। अगर ऐसा कुछ है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर इन द व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एएफआरएफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट दीज इवेंट्स और कंडीशन। तो देखिए अगर मटेरियल अनसर्टेन नहीं है, राइट, तो जो हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट है वो तो कोई भी डिस्क्लोजर देने की बात नहीं करता। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है तो वो डिस्क्लोजर देने की बात करता है, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो वो डिस्क्लोजर देने की बात नहीं करता है। तो आप क्या करना, ऑडिटर को वहाँ पे चेक करना एएफआरएफ क्या बोलता है इस पे, क्या एंटिटी पे जो इंडियस लगते हैं क्या वो कुछ डिस्क्लोजर देने की बात करते हैं, अगर वो करते हैं तो एंटिटी को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो ओपिनियन मॉडिफाई होगा। अगर एंटिटी देती है, अगर एंटिटी प्रॉपर है ना देती है डिस्क्लोजर, तो अगर वहाँ पे कोई भी है ना देने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखना यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेन नहीं है क्योंकि रिजोल्यूशन प्लान क्या था, अप्रूव हो गया था। देखिए इन द इंस्टेंट केस अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान इज सिग्निफिकेंट मिटिगेटिंग फैक्टर टू काउंटर द गोइंग कंसर्न बेसिस। PK Limited has submitted detailed plan and commitment that has been given as a part of restructuring plan, which includes a clearance of all outstanding debt which was leading to negative cash flows. Conclusion: events and conditions are mitigated effectively, and there is no material uncertainty in relation to ability to continue as a going concern. Right? तो यहाँ पे कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑडिट है वो कोई भी डिस्क्लोजर देने की बात नहीं करता है, राइट। साथ में यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट देखेगा क्या एएफआरएफ को डिस्क्लोजर देने की बात करता है या नहीं करता है, बराबर। फिर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्यूमरेट द ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ एन एंटिटी दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। ओके, इंटर लेवल का क्वेश्चन है, आपको कुछ ऑपरेटिंग कंडीशन वगैरह बतानी है, जैसे कि कोई की मैनेजमेंट का ना लॉस हो जाना, या फिर है ना सेल्स का कोई मेजर लॉस वगैरह हो जाना, या फिर कोई कंपटीटर वगैरह आ जाना, राइट है, उसकी बात करें। देखिए कंपटीटर आ जाना, या फिर मैनेजमेंट का इंटेंशन बिजनेस बंद करने का, या फिर लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, या फिर लॉस ऑफ मेजर मार्केट, मतलब सेल वगैरह गिरने का, लॉस ऑफ मेजर मार्केट। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार लिमिटेड इज अ पावर जनरेटिंग कंपनी which uses coal as a raw material for its power generating plant. The company has been allotted coal block in the state of Jharkhand and Odisha during the financial 22-23. A scam regarding allotment of coal block was unveiled
leading to a ban on the allotment of coal blocks to various companies, including Star Limited. This happened in the month of December 2022, and as such, entire power generation process for Star Limited came to halt in that month. As a result of such ban, the resultant stoppage of the production process, many key MP of the company left the company. There were delays in the payment of wages and salary, and the banks from whom the company had taken funds for the project financing also decided not to extend further finance or fund or to fund further working capital requirement of the company. Further, when discussed with management, the statutory authority understood that the company had no action plan to mitigate such a circumstance. तो देखिए अब बहुत सारे है ना नेगेटिव पॉइंट्स है कंपनी के अगेंस्ट में, साथ में मैनेजमेंट के पास भी कोई है ना एक्शन प्लान नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, राइट। अगर हैंडल करने के लिए है ना उसके पास प्लान होते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी को कंसिडर करते हैं, राइट। पर यहाँ पे मैनेजमेंट के पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं है। बहुत सारे एक तो नेगेटिव पॉइंट्स है, सेल गिर रही है, बैन लग गया है, उसके है ना एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, उसके केएमपी छोड़ के जा रहे हैं, बैंक से उसको है ना आगे कुछ फाइनेंस भी नहीं मिल रहा है, राइट। वो अपने है ना क्रेडिटर को कोई पेमेंट नहीं कर पाए, मतलब बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है और साथ में मैनेजमेंट को उसको डील करने के लिए कोई भी है ना एक्शन प्लान नहीं है। मैनेजमेंट उसको डील नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या है, गोइंग कंसर्न अब एप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ पे गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी को लिक्विडेशन बेसिस पे बनाने पड़ेंगे। Further, all such circumstances were not reflected in the financial statements of Star Limited. What course of action should the statutory authority of the company consider in this situation? Adverse opinion जाएगा। देखिए, when the going concern basis of accounting is inappropriate, auditor shall express an adverse opinion. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक, एक कंपनी है टीयूवी लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्पेयर पार्ट। सरोज करके है वो उसके क्या है ऑडिटर। During the course of audit, CA Saroj noticed that the company had a major customer, namely Korean Mart from the South Korea. Owing to an outbreak of war, subsequent destruction leading to government ban on the import and export in South Korea, the demand from the Korean Mart of the product of TV Limited ended for an unforeseeable time period. Okay, हमारा एक मेजर कस्टमर क्या है हमसे चला गया, हमारे हाथ से चला गया, मतलब हमारा एक तो मेजर लॉस हुआ है। When discussed with the management, CS Saroj was told that the company is in the process of identifying new customer for their product. जब हमारे सीएस आपको पता चला तो उसने क्या कंपनी के साथ डिस्कशन वगैरह किया, कंपनी ने कहा कि हम दूसरे पोटेंशियल कस्टमर को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। सीएस सरोज अंडरस्टैंड दैट थ्रू द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज एप्रोप्रिएट बट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू कस्टमर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑफ कोर्स नेगेटिव पॉइंट है, पर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उसको डील करने के लिए क्या कर रहा है, अलग अलग प्लान कर रहा है। मैनेजमेंट अल्टरनेट है ना ऑप्शन से कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पे ऑडिटर को लगा है कि देखिए ऑल्दो नेगेटिव पॉइंट तो है, पर यहाँ पे अभी भी गोइंग कंसर्न एंटिटी है, राइट। अभी भी गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, बराबर। पर ध्यान रखना ये एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, साथ में कंपनी क्या कर रहा है, उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रहा है। कंपनी क्या कर रहा है, उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रहा है। तो उस केस में हाउ शुड सी सरोज डील विद दिस मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, तो ध्यान रखना ऑडिटर इस केस में क्या करेगा, ऑडिटर एक तो अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करेगा, राइट। ऑडिटर एक तो अपना ओपिनियन इसमें क्या करेगा, मॉडिफाई नहीं करेगा। क्यों, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा ऑडिटर क्या करेगा, एक नया एक पैराग्राफ ऐड करेगा अपनी रिपोर्ट में, कौन सा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, जहां पे ऑडिटर क्या करेगा, उसको है ना सही से एक्सप्लेन करेगा, राइट। तो देखिए पहले जो कंडीशन है ये क्या है, cast a significant doubt on the company's ability to continue as a going concern, right? तो ये क्या है, ये एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है और जिसको ये क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर कर रही है। तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, एक तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा, ऑडिटर अपने ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करेगा। दूसरा ऑडिटर क्या करेगा, पैराग्राफ एंटर करेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, राइट। जिसमें ऑडिटर क्या करेगा, एक तो नोट का अटेंशन देगा, दूसरा ऑडिटर बताएगा क्लियरली यहाँ पे क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, देखिए आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। देखिए यहाँ पे जो जी आया ना, इसको आप जे कर देना, राइट। यहाँ पे जो जी आया, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है इस वाले क्वेश्चन में, इसको आप जी करना। और सिमिलर मिस्टेक यहाँ पे नीचे और हुई है, यहाँ पे भी इन्होंने इसको क्लॉज आई कर दिया है, इसको आप क्या करना, जे कर देना, राइट। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या है, एक हमारी सी ए सौम्या है, जो कंपनी की ऑडिट करी है, वो किस में है, बर्ड्स के और जो एग वगैरह होते हैं उसके है ना बिजनेस में, राइट, पोल्ट्री के बिजनेस में। Now, कंपनी पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसकी सेल वगैरह भी बढ़ी थी, राइट। तो पिछले 2 सालों से, राइट, पिछले 2 सालों से क्या हुआ है, कंपनी के ग्रोथ को नज़र लग गई। किस कारण, एक तो पैंडेमिक के कारण, और दूसरा क्या है, बर्ड फ्लू वगैरह आया होगा, राइट। पिछले 2 साल में कई बार बर्ड फ्लू है, जिसके कारण क्या हुआ है, उनके बिजनेस को नज़र लग गई, उनकी सेल वगैरह नहीं बढ़ रही है। कंपनी की सेल जो 50 करोड़ थी, अब वो 10 करोड़ पे आ गई। जिस और क्या था, कंपनी का जो स्टॉक था, जो लाइव स्टॉक था, उसके पास जो उसके एनिमल वगैरह थे, राइट, वो भी क्या हुए, बहुत बुरी तरीके से हम हो गए, मान लीजिए मर गए होंगे, राइट, या फिर बहुत बैडली है ना अफेक्ट हुए होंगे। नाउ सी इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलोड बाय द मैनेजमेंट। नाउ अब उसने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया होगा, तो देखिए मैनेजमेंट क्या बोला है, मैनेजमेंट नाउ वांट्स टू स्टार्ट विद न्यू बैचेज ऑफ बर्ड। मैनेजमेंट बोल रहा है अब हम क्या कर रहे हैं, और कुछ है ना बर्ड्स को खरीदेंगे, अब क्या करेंगे, नया बैच बनाएंगे। हमारा ऑफकोर्स मैनेजमेंट मानते हैं कि हमारे पुराने वाले जो बर्ड्स थे वो अफेक्टेड हुए हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, एक नया बैच बना रहे हैं। जो अम, जो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है, जो बैंक से जो मिलती थी, वो भी क्या कर रहे हैं, उसको भी रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। He was also informed that the repayment of restructured working capital term loan are to begin from the ensuing year. No fresh credit facility have been granted by the bank. The company also plans a larger credit from the animal feed supplier. ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है, साथ में इसने क्या बोला, बैंक से हमको और कोई नई क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह नहीं मिली है, राइट। और जो उनको जो सप्लाई करते थे, राइट, एनिमल फीड के जो प्रोडक्ट, तो जो कंपनी को जो सप्लाई करते थे सप्लायर, राइट, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो उनको ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देंगे। मान लीजिए पहले कंपनी 1 महीने में पेमेंट करती थी, अब कंपनी सोच रही कि हम उनको ज़्यादा, हमसे ज़्यादा पीरियड मांगे, अब हम क्या करेंगे, उनको 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, राइट। वो ज़्यादा क्रेडिट पीरियड कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। तो कंपनी ने क्या किया, जस्टिफिकेशन दी, जब ऐसी कंडीशन आई तो कंपनी क्या क्या जस्टिफिकेशन दे रही है, एक तो हम नया बैच लाएंगे वर्ड्स का, राइट। दूसरा वो कंपनी क्या बोल रही है, हम वापस से रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं बैंक के साथ, जो लोन वगैरह लिए हुए थे, साथ में जो क्रेडिटर है हम उनसे क्या कर रहे हैं, ज्यादा क्रेडिट पीरियड एक्सपेक्ट वगैरह कर रहे हैं। द कंपनी प्लान्स टू टेक एडिशनल मेजर टू प्रिवेंट द सेफ्टी ऑफ लाइव स्टॉक। अब कंपनी क्या बोल रही है, हम उनके लिए सेफ्टी के लिए, जो हमारे जो एनिमल वगैरह जो है, हमारे जो स्टॉक है, हम उसकी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं, हम कुछ स्टेप्स ले, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह, राइट, जैसे कि हेल्थ चेकअप वगैरह। The villagers in surrounding areas have accused the company of spreading the air pollution. Okay, ये एक और लूप होल कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है, राइट, कि विलेजर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, विलेजर्स बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, किसी तरीके का एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। The management has prepared a cash flow forecast, very good, for her examination. Discuss the approach to be adopted by her in examining the going concern assumption, keeping in view above with a specific reference to cash flow forecast. तो देखिए हमको, अब देखिए आंसर ने क्लियरली बोला है कि आपको जो आपका आंसर देना है वो किसके रिगार्डिंग देना है, कैश फ्लो फोरकास्ट के रिगार्डिंग देना है। किसके रिगार्डिंग, कैश फ्लो फोरकास्ट के रिगार्डिंग आपको अपना आंसर को फ्रेम करना है, बराबर। तो देखिए पहला तो यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या कर रही है, रह रही है। गोइंग कंसर्न तो हमको यहाँ पे अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास कुछ एक्शन प्लान वगैरह है, बराबर। पर यहाँ पे क्या है, एक अनसर्टेनिटी तो रहेगी, बात बराबर इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऑडिटर क्या कर रहा है, उस अनसर्टेनिटी को देखने के लिए, उस गोइंग कंसर्न के अप्रोप्रिएटनेस को देखने के लिए ऑडिटर क्या कर रहा है, पर्टिकुलर जो कैश फ्लो फोरकास्ट है उसको ऑडिटर क्या करेगा, एवेल्युएट करेगा, राइट। उसमें जो आपने एजम्पशंस लिए हैं, जिस डेटा के बेसिस पे कैश फ्लो फोरकास्ट वगैरह बना है, ऑडिटर क्या करेगा, उसको डिटेल में इवेल्युएट करेगा। देखिए when the entity has prepared cash flow forecast, an analysis forecast is a significant factor in considering the future outcome of event or condition in the evaluation of management plan for the future actions. It includes evaluating the reliability of underlying data generated to prepare the forecast.
आपने जिस डेटा के बेसिस पे आपने है ना कैश फ्लो फोरकास्ट को है ना डेवलप किया है, बनाया है, ऑडिटर सबसे पहले तो उसको क्या करेगा, डेटा को इवैल्यूएट करेगा। डिटरमाइन वेदर द देयर इज एडिक्वेट सपोर्ट फॉर द assumption अंडरलाइंग द फोरकास्ट। अगर मैनेजमेंट कुछ assumption ले रही है, जैसे कि क्रेडिट पीरियड 1 महीने से 2 महीने करेंगे, राइट? आपको ये याद है? तो assumption ले रही है, तो उसके रिगार्डिंग क्या एडिक्वेट सपोर्ट है या नहीं है? कोई हवा में तो assumption नहीं ले रही है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस कैश फ्लो फोरकास्ट का क्या करेगा, एडिक्वेट सपोर्ट भी देखेगा। तो देखिए उस पे ऊपर दिए जितने भी पॉइंट है ऑडिटर क्या करेगा, उन सबको है ना डिटेल में चेक करें, जैसे कि बैंक के साथ जो है ना एग्रीमेंट चल रहा है या फिर जो है ना कम्युनिकेशन चल रहा है, ऑडिटर क्या करेगा, उसको डिटेल में चेक करेगा, राइट? साथ में जो विलेजेस को किस तरीके से आप हैंडल करोगे, ऑडिटर उसको भी देखेगा। आप जो वैक्सीनेशन आप करने का बोले उसके लिए भी तो पैसे का खर्चा लगेगा, ऑडिटर उसको भी देखेगा, राइट? ऑडिटर इन सब चीज को क्या करेगा, डिटेल में एनालिसिस करेगा। देखिए, ठीक है, जब वो बोल रहे थे कि हम फ्रेश बेस ऑफ लाइफ स्टॉक लाएंगे, तो उसके लिए पैसा, हाउ फंड फ्रॉम द सेम वुड बी अरेंज, उसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे, क्योंकि बैंक ने तो अभी तक कोई फ्रेश क्रेडिट वगैरह नहीं दिया है। फिर हम लोन सैंक्शन लेटर या फिर जो एग्रीमेंट है हम उसको चेक करें, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि हम है ना रीस्ट्रक्चर किया है, वो बोले थे जो हमारा जो एग्जिस्टिंग लोन था जिसका रिपेमेंट करना था, अब हमने क्या किया, उसको रीस्ट्रक्चर किया है, तो ऑडिटर उसके लिए वापस रीशेड्यूल ऑफ पेमेंट के लिए, ठीक है, पेमेंट रीशेड्यूलमेंट को देखने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, उसके लोन एग्रीमेंट वगैरह को चेक करेगा। फिर जो जो बोल रहे थे हमको लॉन्गर पीरियड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑडिटर क्या करेगा, उसकी भी रीजनेबलनेस चेक करेगा। कंपनी बोली है ना, वेदर कंपनी हैज अकाउंटेड फॉर इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। जब कंपनी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया था, तो जो वैक्सीनेशन या फिर चेकअप वगैरह के लिए जो है ना एक्सपेंस लगेगा, क्या कंपनी ने उसको कंसीडर किया या नहीं किया? सो एक बार आप इसको रीड कर लेना, इसमें यही चीज दी हुई थी। तो इसमें बेसिकली आपको अपना जो आंसर है वो किसके रिगार्डिंग फ्रेम करना है, कैश फ्लो फोरकास्ट के रिगार्डिंग फ्रेम करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CA Suraj finds that the key financial ratio of company like current ratio, debt service coverage ratio, inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio are in red, मतलब नेगेटिव में बराबर, मतलब कंपनी के प्लस पॉइंट नहीं, कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है, and have deteriorated considerably as compared to last year. The company is also not able to pay to its creditor on time. The company is requesting time and again to its bankers to grant additional credit facility, but bankers are not listening. Okay. तो पहला तो कंपनी के जो रेशियोज है, मेजर रेशियो है, वो क्या है, सब नेगेटिव है, और वो और क्या हो रहा है, और उनकी जो पोजीशन है वो और क्या हो रही है, डेटेरेट हो रही है। फिर ये क्या बोल रहा है, कंपनी अपने क्रेडिटर को भी टाइमली बेसिस पे पेमेंट नहीं कर पा रही है, और कंपनी कुछ एडिशनल फैसिलिटी मांग रही थी बैंक से, जो बैंक उसकी भी नहीं सुन रहे हैं। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट लॉसेस टू कंपनी ड्यू टू लैक ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन द मार्केट। एज ए रिजल्ट ऑफ इट मैनी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट अ बिलो कॉस्ट प्राइस। ओके, कंपनी की सेल्स पे भी क्या हुआ, इफेक्ट हुआ है। देयर हैव बीन सिचुएशन वेयर द कंपनी इज नॉट एबल टू पे द सैलरी ऑफ द स्टाफ ऑन अ टाइम, कंपनी अपने स्टाफ को भी टाइमली बेसिस पे पेमेंट नहीं कर पा रही है। ऑल दिस नेगेटिव फाइंडिंग्स हैव लेड हिम टू कंक्लूड दैट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न एज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एप्रोप्रिएट। ही brings this matter to knowledge of CFO of the company. What is reporting duty cast upon him in such a scenario? The CFO informed him that the management in turn is ready to include in the disclosure the inappropriateness of the its use of going concern assumption of accounting. How should it impact the auditor's opinion in case of management itself disclose the inappropriateness of its use of a going concern assumption of accounting now? अरे यार, देखिए क्वेश्चन क्या है, जो सीए है वो ऑडिट करते हैं, उसको बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट मिले जिसके कारण उसको लगा कि अब गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है। ये मैटर उसने क्या किया, सीएफओ के साथ डिस्कस किया। सीएफओ ने भी माना कि हाँ चलो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है। तो सीएफओ उस केस में क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोला, सीएफओ क्या कर रहा है, सीएफओ अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रहा है, और नीचे नोट दे रहा है कि गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है, गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, फिर भी हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रहे हैं। तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑफ कोर्स ऑडिटर अपना ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन देगा। गोइंग कंसर्न लिक्विडेशन बेसिस पे बनने चाहिए, फिर भी आप उसको गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रहे हो, इसलिए हमारा ओपिनियन क्या होगा, मॉडिफाई होगा, एडवर्स ओपिनियन जाएगा। एक डिस्क्लोजर, ऐसा डिस्क्लोजर देने से ध्यान रखना सब कुछ सही नहीं होगा, राइट? ठीक है, ऑडिटर क्या करेगा, इसमें अपना एडवर्स ओपिनियन देगा, regardless of whether or not the financial statement include disclosure of the inappropriateness of the management use of going concern basis of accounting, right?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एडवर्स ओपिनियन जाएगा आई थिंक। ठीक है, ये भी रिपीटेड एक बार है, एक बार आप इसको एक बार देख लेना, इजी है क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ भी अपना ये स्टैंडर्ड होता है पूरा ऐसे 570। अब नेक्स्ट शुरू कर रहा है कौन सा, ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। देखिए एक सेकंड का होल्ड करिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं ऐसे 580। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ के लिमिटेड its auditor Mr. N observed that there was a special audit conducted at the instance of management on a possible suspicion of a fraud, and they requested for a copy of report to enable him to report on fraud aspect. Despite many reminders, it was not provided. In absence of the special audit report, Mr. N insisted that he be provided with at least a written representation in respect of fraud on by the company. For this request, also management remained silent. Please guide Mr. N. हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंटेशन देने से ना बोल रहा है। तो इससे ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को देखेगा, अपने दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे क्या करेगा, इसका इफेक्ट देखेगा, राइट। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, अपना ओपिनियन मॉडिफाई वगैरह करेगा, राइट, याद है। देखिए ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले इस मैटर को टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करेगा, साथ में उनकी इंटीग्रिटी को चेक करेगा। साथ में ऑडिटर जो दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट है, जैसे कि evaluate the effect that this may have on the reliability of representation and audit evidence in general, दूसरा एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट पे इसका इफेक्ट देखेगा। और साथ में ऑडिटर क्या करेगा, इस केस में एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, इंक्लूड डिटरमाइनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। यहाँ पे ओपिनियन कौन सा जाता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, राइट। देखिए ऑडिटर सेल डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट देयर इज अ सफिशिएंट डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट such that the written representation are not reliable or management does not provide the written representation। फिर ध्यान रखना सेक्शन 143(12) की बात करता है, जो किसकी बात करता है, फ्रॉड के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग की बात करता है, राइट। किसकी बात करता है, फ्रॉड के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग की। साथ में बात करता है क्लॉज 9 ऑफ पैरा 3 ऑफ कानून 2020, वो भी किसकी बात करता है, फ्रॉड की बात करता है। अगर कंपनी पे फ्रॉड हुआ है या फिर कंपनी के द्वारा फ्रॉड हुआ है तो वो भी उसकी रिपोर्टिंग की बात करता है। तो ध्यान रखना ये चीज, अगेन ये सेम चीज आपको मैं बोल चुका हूँ कि ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है रिपोर्टिंग की, तो आपको ध्यान रखना सिर्फ स्टैंडर्ड्स का आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको कारों का भी ध्यान रखना है और कंपनी लॉ का भी ध्यान रखना है। अगर वो पर्टिकुलर उस मैटर के रिगार्डिंग उसकी रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो आपको अपना आंसर में देना पड़ेगा, राइट। अनलेस अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है तो अलग बात है, अदरवाइज आपको कंपनी लॉ कारों का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई PRSH करके है, जो एक जर्नी लिमिटेड है, उसके क्या है ऑडिटर। कंपनी टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में, कंपनी का टर्नओवर है 2000 करोड़ का, प्रॉफिट है 190 करोड़ का। अब ऑडिटर क्या कर रहा है फाइनलाइजेशन के टाइम पे, ऑडिटर क्या कर रहा है मैनेजमेंट के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा है और उनको बोल रहा है कि आप क्या करिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए ऑडिटर को इन रिलेशन टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। मतलब जब ऑडिटर फाइनलाइज करता है ऑडिट को, उससे पहले भी ऑडिटर क्या करता है, एक क्या नाम कॉन्सोलिडेटेड ऑडिटर क्या करता है, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है मैनेजमेंट से, राइट। ऑडिटर वही रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहा है, मैनेजमेंट से मांग रहा है। अब उस समय क्या हुआ, देयर हैज बीन अ कंफ्यूजन अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर। मैनेजमेंट आर्ग्यूड दैट द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रिटर्न, इट कैन आल्सो बी verbal which has been provided to the audit team during the course of the audit. Auditor have completed the documentation, hence in a way representation based on the verbal discussion with the auditor has also got documented. Auditor explained that this is a mandate to obtain written representation in accordance with the requirement of SA 580. However, still some confusion remain regarding the date and period covered by the written representation. You are required to advise about the date of and period covered by the written representation in view of the SA 580. देखिए, पहला तो ऑडिट रिपोर्ट में जो हम जो रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं वो क्लोज टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। मतलब उसके बाद तो नहीं होना चाहिए, और उससे पहले की तक उससे बहुत क्लोज होना चाहिए, राइट। पहला जितना, दूसरा क्या है, ऑडिटर जो भी पीरियड अपने ऑडिट रिपोर्ट में रेफर कर रहा है उन सारे पीरियड के लिए ऑडिटर क्या करता है, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेता है, राइट। और ध्यान रखना, ड्यूरिंग द ऑडिट हम बहुत सारे रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, पर एंड ऑफ द ऑडिट हम क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं। किसके रिगार्डिंग, पहला तो अगर उसमें कोई अपडेशन करना चाहिए था तो क्या वो अपडेशन हुआ है, राइट, उसके रिगार्डिंग। दूसरा कंप्लीटनेस ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग भी हम क्या करते हैं, ये सारा लेते हैं उसकी कंप्लीटनेस के लिए, बराबर। साथ में ध्यान रखना, अगर मैनेजमेंट चेंज भी हो जाएगा तब भी ध्यान रखना, ये है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी कि जो नया मैनेजमेंट है उसको भी क्या करना पड़ेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। मतलब जो मैनेजमेंट का जो कंटेंशन है यहाँ पे वो क्या है, सही नहीं है। और अगर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा तो ऑडिटर क्या करेगा, उस मैटर को डिस्कस करेगा। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को वापस से इवेल्युएट करेगा। साथ में ऑडिटर ने जो दूसरे ऑडिट एविडेंस लिए थे, राइट, ऑडिटर उनकी भी क्या करेगा, रिलायबिलिटी पे ऑडिटर देखेगा क्या वो रिलायबल है या नहीं है। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, इस केस में अपने ओपिनियन पे इफेक्ट देखेगा। ऑडिटर यहाँ पे क्या देता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है। एक बार आंसर रीड कर देना, इसमें वही दिया हुआ है। देखिए, द रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर टू रिक्वेस्ट फ्रॉम देम रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट कवर द होल ऑफ द रेलेवेंट पीरियड स्टिल अप्लाइज, राइट। चलिए, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, फॉलोइंग इज रिटन रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय आरईएस लिमिटेड टू इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर मिस्टर सेटिक एंड एसोसिएट्स, Master Setic and Associates, for the audit of financial year 22-23. The audit was completed and report dated 31/7/23 was issued. Point out if there is any anomaly in written representation produced below. तो देखिए, हमारी ऑडिट रिपोर्ट हमने कब डेट करी है, 31 जुलाई को। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने कब लिया है, 15 अप्रैल को। मई, जून, जुलाई, ऑलमोस्ट 3 महीने पुराना है ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। और एसए 580 क्या बोलता है, इट शुड बी क्लोज टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, इट शुड बी क्लोज टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्यों क्लोज किया था, क्योंकि एक तो जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं टिल द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट वो भी कवर हो जाए, राइट। मैनेजमेंट उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। साथ में अगर कोई पुराने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन थे किसी मैटर को लेके, अगर वहां पे कोई नया अपडेशन वगैरह आया है तो वो भी क्या हो जाए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कवर हो जाए। तो पहला लूप होल तो ये था। अब मैं बाकी का क्वेश्चन रीड करता हूँ, देखते कोई और लूप होल है या नहीं। ठीक है, एज इट इज मेरे को और कोई है ना नहीं दिख रहा है और भी कोई इसमें प्रॉब्लम। तो देखिए आंसर क्या है, देखिए क्या बोलता है, द डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिसेबल टू बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट as the auditor is concerned with the events occurring up to the date of auditor's report that may require adjustment to or disclosure in the financial statement. The written representation are dated as near as practicable to but not after the date of auditor's report on the financial statement. In the given situation, written representation dated 15th April, the audit report is dated 31st July. There is a considerable lag between the date of written representation and the date of auditor's report.
It could signify that all subsequent events after the date of financial statement requiring adjustment or disclosure may not have been adjusted disclosed in the financial statement by management. As audit report is dated 31st July, it reflects that auditor has considered subsequent events occurring between the date of financial statement and date of auditor's report. However, written representation pertain to the 15th April 2023. चलिए एक ही है ना लूप होता है, एक ही है ना ड्रॉबैक का. नेक्स्ट क्वेश्चन. Comment on the following. Statutory Auditor of O Limited requested the management for a written representation in respect of obsolescence of inventory and warranty obligation recognized by the company in its financial statement. The management denied to the representation on the ground that during the course of audit, all the required procedures were performed by the auditor, and after obtaining sufficient appropriate audit evidence, auditor has issued a clean report of pleasure comment. तो देखिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एस्टिमेट अपन ऑलरेडी देख चुके हैं. तो लास्ट में ये वाला भी अगर मैनेजमेंट का कंटेंशन कि उनको नया रिप्रेजेंट देने की जरूरत नहीं है तो अगेन वो गलत है. मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, और अगर नहीं देता है तो ऑडिटर अपनी 580 के रिगार्डिंग अपनी क्या करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा. राइट. तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है, एक बार आप देख लेना इसको. ये भी रिपीटेड नेचर का है. दो क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है. पहले तो अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पूछा है क्या होने चाहिए. दूसरा, अगर मैनेजमेंट नहीं देती तो ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको एज पर एस 580 डील करेगा. चलिए, थैंक यू, राधे राधे.